हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, आज से हमारा एमसीक्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को आराम से काफ़ी केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देने का कोशिश करें और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन को देखें और अपने आंसर से मैच करें। ठीक है, अगर आपका आंसर सही निकलता है तो बहुत बहुत बधाइयाँ, आप अपने आप को एक नंबर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका आंसर गलत निकलता है तो कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आप करेंगे क्या कि जो क्वेश्चन आपका गलत निकल रहा है उस इन्फॉर्मेशन को आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको एक कॉपी बनाना है और उस कॉपी में जो भी काम का इन्फॉर्मेशन लगे, जो चीज़ आपको नहीं आता है वो उस चीज़ को आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, और जिसका आंसर आप सही दे पा रहे हैं उसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और एट द लास्ट आपको क्या करना है, जब वीडियो एंड हो जाएगा तो आपको अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखना है काफ़ी ऑनेस्टली। ठीक है, जितना आपको मार्क्स मिला उतना मार्क्स आप ईमानदारी से लिख दीजिएगा। ठीक है, और आपके मार्क्स को इंटरप्रेट कैसे करना है वो हम वीडियो के एंड में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तब तक हम भी कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम बाहर से हीट देते हैं, जो हीट ऑब्जॉर्ब करता है। तो कौन सा है एंडोथर्मिक। सबसे पहला ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल जलाते हैं तो हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो ये तो एक्सोथर्मिक है। सेकंड ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है तो ये भी एक्सोथर्मिक है। ऑप्शन नंबर डी डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो इसमें हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ई जो था डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। और इससे रिलेटेड आपको एक बात और भी पता होना चाहिए कि हमेशा हम लोग पानी में एसिड मिलाते हैं। ठीक है, ना कि एसिड में पानी। तो इसका आंसर हो रहा है 1 का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ येलो प्रेसिपिटेट यू शुड मिक्स विथ इट अ सॉल्यूशन ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 12 जो है रिकॉल एक्टिविटी 1.2, वहाँ से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्टिविटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। तो लेड नाइट्रेट में हम क्या मिलाएंगे कि हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो हम इस बात को याद रखिएगा कि हम यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ki। ठीक है, तो 2 का हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द केमिकल इक्वेशन दिस वन, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो एक नज़र में ये हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और यहाँ पे डाउन साइड एरो दिया हुआ है, इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि ये कौन सा है, एक प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन पे अगर डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा रहता तो वो भी इसका आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस वन, X प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स XCl2 प्लस H2, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी X। यहाँ पे X क्या हो सकता है, तो ये है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे X है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है और हाइड्रोजन की जगह पे X आके XCl2 बन रहा है और हाइड्रोजन अलग रह जा रहा है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये X जो है इन चारों में से क्या क्या हो सकता है, वो पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि चूंकि यहाँ पे X हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसका मतलब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो X है ये जरूर हाइड्रोजन से ऊपर आया होगा, तभी तो X ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखें और इन 4 ऑप्शन से मैच करें तो इन चारों में से सिर्फ ये 2 मैग्नीशियम और जिंक ही जो है हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये X जो है वो जिंक हो सकता है और मैग्नीशियम हो सकता है। जो बचा हुआ 2 ऑप्शन है सिल्वर और कॉपर, ये दोनों हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो 1 और 4 मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, तो 4 का डी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड टाइप रिएक्शन। तो आपको देखना है कि किसमें एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड नहीं दे रहा है। तो पहला ऑप्शन देखें तो कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड ये एक कंपाउंड दे रहा है। तो पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये तो है। यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड, तो ये भी इस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट।
ऑप्शन नंबर सी अगर देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंट नहीं है, ये तो कंपाउंड है, तो ये इस टाइप का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी इसी टाइप का है, आयरन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, और आयरन ऑक्साइड ये कंपाउंड है, ठीक है। तो 5 का हो रहा है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया गया है और यहाँ पे उनके टाइप यानी नाम लिखे गए हैं, आपको सही से मैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर जो पहला जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दूसरे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है जिंक, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर, यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1 किस में है, इसमें भी बी का 1 है, इसमें भी बी का 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी में से कोई एक आंसर होने वाला है हमारा। उसके बाद देखें यहाँ पे दूसरा वाला, तो यहाँ पे है जिंक कार्बोनेट। याद रखिएगा जब भी कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। तो ये है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट का वजह से हो रहा है, तो इसको बोला गया है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सी का हो रहा है 4, तो इन दोनों में सी का 4 किस में, ये रहा सी का 4, इसमें सी का 3 है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर निकल जा रहा है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ये OH यानी ये एक बेस है हाइड्रोक्साइड, और ये एसिड है, यहाँ पे एक सॉल्ट मिला है, वाटर मिला है। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये किस टाइप का रिएक्शन होता है, सही कहा आपने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। और ये जो है एक कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सीजन में इसको हीट किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट निकल रहा है और वाटर वेपर, ठीक है। तो ये क्या है, कंबशन है, जलाया जा रहा है यहाँ पे। तो डी का 2 था और ए का जो था कौन सा था, ए का 3 था, तो ए का 3 डी का 2 सभी आंसर यहाँ पे मिल रहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका, ठीक है, 6 का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम बोलेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम, तो इसको स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम, तो स्लेकिंग ऑफ लाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या ये एंडोथर्मिक है या तो हीट रिलीज हुआ है, तो ये एक एक्सोथर्मिक है, तो 2 तो राइट है। उसके बाद और क्या है, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, हमें क्या मिल रहा है बन के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी ये है बेस, और बेस का pH ऑलवेज ग्रेटर देन 7 होता है। तो यहाँ पे है 3, pH विल बी मोर देन 7, तो ये इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। तो 2 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, 2 और 3 किस में है, ये रहा बी में, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ये रिएक्शन है और इसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले लिखा है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे हमें मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ये तो राइट स्टेटमेंट है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। फिर अगला क्या है, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो चीज़ देखिए वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो इसका 4 राइट स्टेटमेंट होगा। तो 1, 2 और 4 इसका राइट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 8 का निकल के आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, कौन सा एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, यहाँ पे हीट रिलीज होता है, तो ये एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड हमेशा ही एक्सोथर्मिक होता है, पहले ही बता चुके हैं। एवापोरेशन ऑफ वाटर, इसमें आप हीट दे के पानी उबालते हैं ना, एवापोरेट होता है, हीट अब्जॉर्ब होता है, तो ये एंडोथर्मिक है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, यहाँ पे भी हीट अब्जॉर्ब होता है, ये भी एंडोथर्मिक। तो 1 और 2 कौन सा है, 1 और 2 ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 9 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा सा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। 3 बीकर्स लेबल्ड ABC इज कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वॉर टेकन, ठीक है। 3 बीकर लिया गया, तीनों में 25 ml वाटर है, तीनों का नाम है ABC। A small amount of NaOH anhydrous copper sulfate and sodium chloride were added to the beakers ABC respectively। ABC में ये तीनों चीज़ ऐड किया गया, A में सोडियम हाइड्रोक्साइड, B में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और C में सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
It was observed that there was an increase in the temperature of the solutions obtained in beakers A and B. तो A और B जो बीकर थे उनका टेम्परेचर बढ़ गया, whereas in the case of beaker C the temperature of the solution falls. C बीकर जो था उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए. तो इन बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड. तो A और B का टेम्परेचर बढ़ा था तो हाँ हीट रिलीज हुआ है, तो ये एक्सोथर्मिक. स्टेटमेंट 1 राइट है. A और B एंडोथर्मिक नहीं, ये तो नहीं होगा. इन बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड. बीकर C में टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, यानी यहाँ पे एंडोथर्मिक हुआ है, हीट ऑब्जॉर्व हुआ है, तो ये रहा एंडोथर्मिक. तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 4 राइट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा राइट आंसर. तो 10 का निकल के आ रहा है आंसर ऑप्शन नंबर C. समझ में आ रहा है आपको. चलिए आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 11 पे. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी. लिखा है कि द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्लेज अ केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन है, एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है ये. ऑब्जर्व केयरफुली और आंसर कीजिए क्वेश्चन का. द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस. यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन है बताइए. सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट आता है तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस देता है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. और चूंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन सनलाइट से हो रहा है इसीलिए इसको बोला गया है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, 11 का 1 इसका राइट आंसर है. उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया होगा. क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. इज या फिर आर ट्रू. एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू. अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे लंबे समय तक के लिए तो वो ग्रे हो जाएगा, तो ऐसा क्यों है. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाई डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. तो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है और वहाँ पे सिल्वर फॉर्म हो जाता है, तो ये तो राइट स्टेटमेंट है. सब्लिमेशन यहाँ पे नहीं होता है. डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस नहीं होता है. ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है. तो सिर्फ 1 इसका राइट स्टेटमेंट लग रहा है. ठीक है, तो 1 ओनली. ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 12 का. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में ये रिएक्शन यूज़ करके ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या फिर आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन. इस रिएक्शन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चुनिए. इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल है, 1 से 2 मिल रहा है. एंडोथर्मिक इन नेचर, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है, हीट ऑब्जॉर्ब कर रहा है ये, तो ये एंडोथर्मिक भी है. तो यही तो राइट आंसर हो गया. तो अब बाकी ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं. कॉम्बिनेशन बोला गया था, तो कॉम्बिनेशन नहीं है, डिकम्पोजिशन है. डिकम्पोजिशन है एकम्पनीड बाई रिलीज ऑफ हीट. यहाँ पे हीट रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है, हीट दिया जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन नहीं, यहाँ पे हीट का हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा है, लाइट का हेल्प से नहीं हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है. ठीक है, 13 का ए. आते हैं 14 नंबर पे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर. ठीक है, मतलब आपको बताना है कि जो एब्रिविएशन दिया गया है कौन सा करेक्ट स्टेट बता रहा है. तो जिंक सॉलिड होता है, बिल्कुल सही है. कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं. जिंक ने कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाया है, ये पानी में ही मिलेगा तो एक्वस है. और कॉपर जो सॉलिड है वो डिस्प्लेस हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो राइट हो गया. इसका सभी स्टेट जो है वो करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो गया. ठीक है, बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं क्या गलती था. यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉलिड नहीं हो सकता है, ठीक है, ये पानी में घुल के लिया जाता है. यहाँ पे जिंक एक्वस नहीं है, जिंक सॉलिड होना चाहिए. और यहाँ पे भी ये सब गलत है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है. चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज. काफ़ी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है उसका रेशियो क्या है. तो रेशियो निकालना काफ़ी सिंपल है. आप फॉर्मूला देखिए, H2O, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, 2:1 इसका राइट आंसर होगा. ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछते हैं, तब रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, उल्टा पूछ लेंगे आपसे. तो इसमें आप केयरफुल रहिएगा थोड़ा. ठीक है, चलिए 15 का हो गया ऑप्शन नंबर बी. आते हैं अगले क्वेश्चन पे 16 पे. इन द इक्वेशन दिस वन, ये आपको इक्वेशन दिया गया है द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर. तो आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करके एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है. तो बैलेंस करने के लिए हम क्या बताए थे, सबसे पहले आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ से स्टार्ट करना है. ये है कॉम्प्लिकेटेड चीज़, यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें भी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है. ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है नाइट्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन अगर 1 है तो यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा 3 डालना पड़ेगा. तो जनरली हम लोग 3 यानी ऑड नंबर्स अवॉइड करते हैं. हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 4 डालें एक्स के जगह पे
तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 था और यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए और 2 डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो नाइट्रोजन 4 हो पाएगा। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 3 2 6, 2 2 4, 10 और 2 12। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 3 12। ऑक्सीजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, कॉपर यहाँ पे 1 कॉपर भी बैलेंस है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो सब हो गया। तो यानी y का वैल्यू 2 आ रहा है और x का वैल्यू 4 आ रहा है। तो x और y यानी 4 और 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया गया है और बताना है कि x और y क्या क्या हो सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे है सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। हमें बताना है x और y क्या क्या हो सकता है। तो ये तो एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड था, यहाँ पे मिल रहा है सोडियम नाइट्रेट। तो ये नाइट्रेट कहाँ से आया? ज़रूर इसमें x में कहीं ना कहीं नाइट्रेट होगा। तो x में नाइट्रेट इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी में से कोई एक आंसर होने वाला है हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड था, सोडियम नाइट्रेट हो गया, तो क्लोराइड निकल के ज़रूर इसमें आया होगा। तो y में क्लोराइड होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो y में क्लोराइड इसमें ही है सिर्फ। तो बस हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर निकल के आ रहा है। सिल्वर नाइट्रेट होगा x और y होगा सिल्वर क्लोराइड। समझे कि नहीं समझे? तो 17 का ए हो गया। चलिए, तो MCQ में यही फ़ायदा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में खास बात क्या होता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक हर बार पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये हर क्वेश्चन में सेम होता है। जब भी आप असर्शन रीजन क्वेश्चन देखें तो आप सीधा असर्शन को पढ़ेंगे और रीजन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। हम इसको समझा देते हैं। ये सब क्वेश्चन में सेम स्टेटमेंट लिखा जाता है। क्या लिखा हुआ है देखिए। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है। एक को बोला जाता है असर्शन, ये रहा, और दूसरे को बोला जाता है रीजन, ये रहा, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कोर्स A B C D एज गिवन बिलो। तो और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं A B C D। ये दोनों को पढ़ के चारों ऑप्शन में से एक आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन कैसा है देखिए। पहला ऑप्शन में लिखा गया है कि बोथ A एंड R आर ट्रू। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का। मतलब इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है और क्यों है ये स्टेटमेंट सही बात, उसका रीजन यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो अगर दोनों ही सही है और ये रीजन भी सही है, इसका करेक्टली इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर ए देते हैं। ऑप्शन नंबर बी कब देंगे? जब दोनों ही सही हो लेकिन आर जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो। सही स्टेटमेंट है ये लेकिन इसका सही रीजन नहीं है ये, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर बी चूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी तब चूज़ करेंगे जब ए ट्रू है और आर फॉल्स है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी तब चूज़ करेंगे जब ए फॉल्स है और आर ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। ये है स्टीम और ये है आयरन, दोनों का रिएक्शन दिया गया है और बोला गया कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो देखते हैं ये सही मायने में बैलेंस्ड है कि नहीं। यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे भी आयरन 3 है, चलिए ठीक है। हाइड्रोजन का बात करें 4 2 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 2 8। ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो असर्शन तो चलिए करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं। रीजन में लिखा है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। तो ये भी सही बात है कि केमिकल इक्वेशन के लिए हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है वहाँ पे, ठीक है। तो और ये सही रीज़न भी दिया गया है कि ये इक्वेशन इसलिए बैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया गया है। तो असर्शन भी राइट है, रीज़न भी राइट है, और ये जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ रहे हैं? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ये भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो ये पूरा तो पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये हर जगह सेम होता है, ठीक है। सिर्फ ये दोनों देखते हैं। असर्शन लिखा है कि वाइल इक्वलाइजिंग द नंबर ऑफ एटम्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन वी ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो बोला गया कि जब हम नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज करते हैं, मतलब जब बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो हम लोग फॉर्मूला को ऑल्टर यानी चेंज कर देते हैं। तो क्या हम कभी फॉर्मूला चेंज करते हैं क्या? नहीं। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते वक्त हम लोग कभी भी फॉर्मूला से छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे असर्शन रॉन्ग है। तो असर्शन रॉन्ग है तो हम इसी से आंसर दे सकते हैं। तो ये राइट का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आर को ट्रू होना ही पड़ेगा, एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं, ठीक है, कि सही मायने में सही है कि नहीं। केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाई मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 19 का। और आ जाते हैं
आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट आते हैं असर्शन पे। लिखा है कि इन द रिएक्शन दिस वन HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे HCl है और यहाँ पे H2O हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है यहाँ पे, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही बात है। MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, MnO2 है यहाँ पे और MnCl2, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यहाँ से यहाँ पे, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो असर्शन तो राइट है। चलिए अब देखते हैं रीज़न। रीज़न में लिखा हुआ है कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सही बात है। और प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, ये भी सही बात है। और ये क्या सही रीज़न है? हाँ सही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है MnO2 में, इसलिए ये रिड्यूस हो रहा है, और HCl में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 20 का ए। तो इतना ही क्वेश्चन है। अब बताइए आपका मार्क्स कितना आया, ठीक है। ईमानदारी से जितना भी मार्क्स आया उसको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। और मार्क्स को इंटरप्रेट कैसे करें, तो ऐसे कीजिए। अगर आपका मार्क्स 18 या फिर 18 से ऊपर आया है तो आपका प्रिपरेशन लेवल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए, और कोशिश कीजिएगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ताकि कुछ सिली मिस्टेक ना हो जाए वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपका मार्क्स 14 से 18 के बीच में आया हुआ है तो आप एवरेज कैटेगरी में आते हैं। आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, लेकिन आप कुछ चीज़ भूल चुके हैं, आपको यहाँ पे ज़रूरत है रिवाइज़ करने का, ठीक है। तो आप एक बार रिवाइज़ करें तो आपका भी प्रिपरेशन लेवल अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका मार्क्स 14 से नीचे आया हुआ है, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा नहीं है, NCERT बुक को अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो उनको हम रेकमेंड करेंगे कि हम जो चैप्टर पढ़ा रखे हैं जिस तरीके से, आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके चैप्टर को अच्छे से देख डालिए, ठीक है। और देखने के बाद फिर से ये MCQ करने की कोशिश कीजिए, आप जरूर अच्छा स्कोर कर पाएंगे तब, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपने मिस्टेक किया है उसको जरूर एक कॉपी में नोट डाउन करके अलग से रखिएगा और टाइम पर रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपने मार्क्स भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही बहुत सारे MCQ वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।